कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। इन्हीं लाइनों के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं सॉल्यूशन चैप्टर के लेक्चर नंबर 5 में। मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन चैप्टर का। बच्चों को अक्सर बड़ी प्रॉब्लम दिखती है इस टॉपिक पे। कोई कहता है सर हमको कंसेप्ट समझ में नहीं आया, सर हमारे स्कूल के टीचर जो हमको रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर समझाए तो हमको थ्योरी तो समझ में आ गई पर क्वेश्चन नहीं बना। सर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, सर हमको नहीं पता। सर ऑस्मोटिक प्रेशर, वांट ऑफ फैक्टर, सर क्या है भाई। इन सारी चीज़ों का निवारण में लेकर के आया हूं आज का ये लेक्चर, जो देखने के बाद आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में कोई डाउट नहीं बचेगा, है ना। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आज के इस लेक्चर में इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपके सारे क्वेश्चंस बनेंगे। अगर आप JEE एग्जाम, नीट एग्जाम, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये लेक्चर आपके लिए रामबाण होने वाला है भाई। तो चलिए इस लेक्चर को बिना डिले किए हुए शुरुआत करते हैं आज के इस खूबसूरत सी क्लास का। और हमारा पहला टॉपिक है यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब देखो यार ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजेदार टॉपिक है। आई वांट कि तुम लोग मेरे साथ पढ़ो, मेरे साथ इंगेज होकर के पढ़ो, मेरे साथ बात करके पढ़ो। ये मत फील करो कि तुम कैमरे के उस तरफ हो, ये फील करो कि तुम मेरे साथ में हो, ऑफलाइन मेरे से पढ़ रहे हो, है ना। तो वो इंटेंसिटी अपने अंदर डेवलप करो। और भाई आज की क्लास में आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि तुम इस टॉपिक के टीचर बन जाओगे। वाह मास्टर साहब, चलिए शुरुआत करते हैं। क्या है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? तो देखो यार भाई यार, वैसे तो सोल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है ना, बहुत प्रॉपर्टी होती है। लेकिन भाई आज जिस प्रॉपर्टी की बात करेंगे वो प्रॉपर्टी है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो ऐसे सोल्यूशन की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन इस सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो सॉल्यूट्स पे डिपेंड करती हैं। और जब मैं बोलता हूँ सॉल्यूट्स तो मैं बोलना चाहता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूट के कितने मोल हैं। कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो इस बात पे डिपेंड करती हैं कि उनके अंदर सॉल्यूट कितना है, यानी सॉल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, इस बात पे डिपेंड करती हैं। और उन्हीं प्रॉपर्टीज को बोल देते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसे मान लो मैंने एक बीकर लिया। ओ मास्टर साहब आपने एक बीकर लिया, बेटा मान लो इसमें मैंने पानी भर दिया। जी सर आपने पानी भर दिया। एक काम करता हूँ, मैं बोल देता हूँ कि 1 kg, इसमें मैंने लिया 1 kg वाटर और इसमें भी मैंने ले लिया 1 kg वाटर। कितना ले लिया? 1 kg वाटर, यानी दोनों में मास्टर साहब ना 1-1 किलो पानी ले लिया। अभी तुम्हें पता है ना, पहले हमको लगता था कि पानी जो होना चाहिए वो लीटर में होना चाहिए, लेकिन लोग किलो में बोलते हैं। अब मान लो यार 1 kg वाटर ले लिया, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसमें मैं डालने जा रहा हूँ 1 मोल NaCl, इसमें मैं 1 मोल नमक डालने जा रहा हूँ, सिंपल सॉल्ट। NaCl जो हमारे घरों में नमक आता है ना, हाँ सर नमक बहुत अच्छा होता है सर। देखो यार बनना है ना तो नमक की तरह बनो। ज़्यादा जाओगे तो कोई खाएगा नहीं, कम रहोगे तो मज़ा नहीं आएगा। स्वादा अनुसार नमक डाला जाता है, तो वैसे ही तुम भी अपने आप को नमक की तरह बनाओ। बिल्कुल सही बात है। तो 1 मोल नमक डाल दिया और यहाँ पे मान लो मैंने 1 मोल ग्लूकोज डाल दिया। ओ मास्टर साहब क्या गजब की बात कर रहे हो आप। अब सुनो भाई, ये जो 1 मोल ग्लूकोज है ना, 1 मोल यूरिया है, ये क्या है? ये सब सॉल्यूट ही तो है। ये क्या है? ये सॉल्यूट है सर, ये सॉल्यूट है। आप एक चीज़ नोटिस करो सर, वैसे तो हम बहुत कुछ नोटिस करते हैं, आप क्या नोटिस कराना चाहते हो? मैं ये नोटिस कराना चाहता हूँ कि ये जो 1 मोल ग्लूकोज है और ये 1 मोल NaCl है, ये दोनों सॉल्यूट है ना? जी सर बिल्कुल सॉल्यूट है। और सॉल्वेंट कौन है? 1 kg ऑफ वाटर। दोनों में 1-1 किलो पानी और दोनों में, इसमें 1 मोल NaCl है और 1 मोल ग्लूकोज है। तो भाई ये एक सोल्यूशन है, इसको मैं बोल देता हूँ सोल्यूशन A, इसको भी बोल देता हूँ सोल्यूशन B। अब देखो इन दोनों सोल्यूशन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन है। कहने का मतलब अगर इनमें सॉल्यूट 1 मोल है, इसमें भी अगर सॉल्यूट 1 मोल है और इसमें भी सॉल्यूट 1 मोल है, तो इनकी ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो कॉमन हो जाएंगी और उन्हीं प्रॉपर्टीज को बोलते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को फर्क नहीं पड़ता है कि आपने यहाँ पे NaCl लिया है और यहाँ पे ग्लूकोज लिया है, इस बात से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। इसको मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, अब ये कैसे होता है, क्या हुआ यहाँ पे, क्या कहानी हुई सर, कैसे सेम हो गया सर, यहाँ पे तो ग्लूकोज है, यहाँ पे तो नमक है। भाई वेट करो, वेट करो। पर फिलहाल अभी इतना समझो कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टी होती है जो केवल और केवल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो मेरे साथ क्या लिखोगे, मेरे साथ क्या लिखोगे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज, कॉलिगेटिव
प्रॉपर्टीज, हमारी एक मैडम रहती थी स्वाति मैम, है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज। तो अभी मैं तुम्हें उनकी कहानी सुनाऊंगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज which depends upon नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड्स करती हैं? केवल और केवल इस बात पे डिपेंड करती हैं कि भैया सॉल्यूट कितना है, बस दैट्स इट। व्हिच डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। बस इनको केवल मतलब है नंबर ऑफ मोल पे, ये फर्क नहीं पड़ता है कि कौन सा सॉल्यूट है, नेचर क्या है, इनको फर्क पड़ता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे कि भैया सॉल्यूट के कितने मोल हैं। मतलब इनको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे ग्लूकोज है, यहाँ पे यूरिया, नहीं। तो इनको ना केवल नंबर पे, जैसे यहाँ पे एक मोल, यहाँ पे एक मोल, बस। तो ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो इन दोनों की सेम हो जाएंगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, उन्हें क्या बोलते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नेचर और क्या साइज है, क्या शेप है सॉल्यूट का, इस पे डिपेंड नहीं करती है। भाई देखो, उसको मतलब है सॉल्यूट कितना है, बस। एक मोल है ना, यहाँ पे एक मोल ग्लूकोज है, यहाँ पे एक मोल यूरिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस एक मोल है ना, बस इतना ही मतलब है उसको। तो मतलब इट, नोट डाल करके लिख लो, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्यूट। नेचर पे डिपेंड नहीं करता। नेचर का मतलब क्या है? अब जैसे तुम्हारा भी नेचर होगा, नेचर सर हमारा तो सर बहुत अच्छा नेचर है सर, हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं सर हमारा व्यवहार बहुत अच्छा है सर, हमारे दोस्त बोलते हैं कि तुम सबसे अच्छे हो, वाह। तो बेटा ऐसे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसको फर्क नहीं पड़ता है कि भैया क्या है, उसको मतलब है सॉल्यूट से। जैसे तुमको, ऐसे मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जिनको मतलब होता है सिर्फ पैसे से। अब उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, पैसा आना चाहिए बस। उनके पास पैसा आए, उनको हर महीने में 4 करोड़ चाहिए, कैसे आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, इसको मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे, ग्लूकोज है, यूरिया है, क्या है, फर्क नहीं पड़ता। सॉल्यूट से मतलब है इसको, और उसके नंबर से, बस दैट्स इट। उसके नेचर से मतलब नहीं है। हाँ, और भाई जीवन में कंसिस्टेंसी से मेहनत करते रहो, बस दैट्स इट। इतना अगर तुम्हारे पास है तो सब अच्छा है, सब कुछ तुम्हें जीवन में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कितने तरीके की होती है भाई। कितने तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर डिपेंड करती है, ये भी सॉल्यूशन की एक प्रॉपर्टी है। तो टोटल चार तरीके की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है ना। तो अगर मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एक बात बताऊं यार, ये जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा प्यारा है, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है। मैं तुम्हें कसम से कह रहा हूँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ। मेरी एक मैम थी स्कूल में, जब मैं क्लास 9th में था, तो मेरी एक मैम थी, उनका नाम था स्वाति मैम। भाई जीवन में अगर आज तक मुझ पे किसी ने हाथ उठाया है तो एक बार स्वाति मैम ने उठाया। उसका रीज़न क्या था? एक बार क्या हुआ कि स्कूल में बोला गया कि कॉपी चेक की जाएगी, सब बच्चों की कॉपी चेक की जाएगी। अब भैया हम तो कॉपी बनाते नहीं थे, हम केमिस्ट्री की कॉपी नहीं बनाते थे। पता नहीं क्या मन में सवार था कि केमिस्ट्री की कॉपी नहीं बनाऊंगा। मेरा मैम से पता नहीं क्या था, सब बच्चे कॉपी बनाए, कवरों पर चढ़ाए। मैंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा। ठीक है, मैम ने कहा कल सबकी कॉपी सबमिट होगी। अब भाई मैम इतना लिखाती थी कि पूरा जो कॉपी था वो पूरा भर गया, मतलब पूरा एक पेज हो, मतलब एक पूरी कॉपी भर गई। अब मैंने कहा अगर मैं एक दिन में लिखूंगा तो लिख ही नहीं पाऊंगा, अब मैं क्या करूं? अब मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा आज स्कूल नहीं जाता हूं। तो मैं स्कूल नहीं गया। दूसरे दिन में गया, दूसरे दिन मैम ने कहा तुम्हारी कॉपी कहाँ है? मैंने कहा मैम कॉपी तो है। तो बोली दिखाओ। तो मैंने कहा मैम बैग में होगा मैम, बैग में। तो बोली बैग चेक कराओ। मेरे बैग चेक किए, बैग में तो मेरी कॉपी ही नहीं थी केमिस्ट्री की। बोली तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने मुझसे झूठ बोला यार। भाई केमिस्ट्री की ऐसा टीचर मैंने कभी देखा ही नहीं। मतलब बच्चे उनसे इतना डरते थे कि क्या बताएं। स्वाति मैम दिल लेगेसी, सच बता रहा हूँ तुम्हें, इतना खौफ था उनसे भाई। अब मैं तुमसे बता रहा हूँ, ऐसे आई, ऐसे मारी, धीरे से मारी थी, पर उन्होंने हाथ उठाया मेरे पे, तो मेरी बेइज्जती हो गई क्लास में। उसके बाद से दूसरे दिन एक लड़का और था, दूसरे दिन सेम कांड उसके साथ हुआ, तीसरे दिन एक और बच्चे के साथ हुआ। मतलब क्लास में खौफ का माहौल बन गया था कि भैया केमिस्ट्री की कॉपी बनानी है।
तो जब मैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ाता हूँ ना तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्यों उनका चेहरा याद आने लगता है ना, जबकि वो क्लास 9 की बात है ना, तो वो होता है भाई। तो केमिस्ट्री का टीचर बहुत बहुत खतरनाक होता है, बहुत खतरनाक होता है। चलो, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 तरीके की होती है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। पहला कौन सा है? एक होता है भाई जिसे बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो पहले हम पढ़ेंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करें बस। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। दूसरी हम लोग पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन वो नहीं बे जो तुमको होता है, उस डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। देखो तुम आज लेक्चर में बने रहो, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दिला दूंगा ना मेरे भाई इस टॉपिक में कि तुम्हें मजा ही आ जाएगा। तो चाहे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो, चाहे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो, चाहे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो। कौन सा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी क्या है? ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। और लास्ट में जो हम पढ़ेंगे वो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी एक बॉइलिंग पॉइंट है, इसे बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। समझ गए? तो भाई इतनी बातें याद रखनी है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 होती है, मतलब 4 होती है। कौन? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो याद करने की जरूरत नहीं है, विद टाइम अपने आप को चीज़ें याद हो जाएंगी, तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है? पहले तो मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनना है ना, पहले तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये पूरी कहानी है क्या, है ना। जैसे मान लो अगर मैं तुमसे कहूँ कि मैं एक बीकर बनाऊँ, मैंने एक बीकर बनाया, ठीक है सर, आपने बीकर बना दिया। अब इसमें मान लो पानी है, ओके सर, पानी है, पानी है सर। अब मैं क्या करूँ, पानी को मैं बोलता हूँ सॉल्वेंट। क्या बोलता हूँ? सॉल्वेंट, क्योंकि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को हम लोग केमिस्ट्री में ए से दिखाते हैं। आपको ये बात याद रखनी है कि सॉल्वेंट को हम लोग ए से डिनोट करते हैं बाई कन्वेंशन। ये सिद्धांत है ना, सिद्धांत है ये कि सॉल्वेंट को हम ए से दिखाएंगे। और मान लो इसके अंदर हमने कुछ डाल दिया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। कैसा सॉल्यूट? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अभी सवाल उठता है सर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता क्या है? क्या होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? उससे फर्क नहीं पड़ता, पर मान लो मैंने इसमें 4 ग्राम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, उसका मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, बस ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। और बेटा सॉल्यूट को केमिस्ट्री के अंदर हम लोग बी से दिखाते हैं। किससे? बी से। सॉल्वेंट को ए से, सॉल्यूट को बी से। ये अपना इनका अलग ही नियम है, इसको याद कर लो। केमिस्ट्री में हम लोग सॉल्वेंट को ए से दिखाते हैं और सॉल्यूट को बी से दिखाते हैं, है ना। अब एक सवाल बेटा, ये नॉन वोलेटाइल का मतलब जानते हो क्या होता है? हाँ सर जी, कुछ तो याद आ रहा है थोड़ा बहुत। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है, ओहो छी 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 मास्टर साहब, नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है जिसके वेपर ना बने। तो मैंने एक ऐसा सॉल्यूट डाला है जिसका वेपर ना बने, तो जब ये पानी में जाएगा तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिल जाएंगे, इनका एक सॉल्यूशन बन जाएगा। पर क्योंकि हमारा सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, मतलब इसके वेपर नहीं बनेंगे। तो अगर मैं तुमसे पूछूं वेपर किसका बनेगा, मतलब इस कंटेनर में वेपर किसके बनेंगे? केवल सॉल्वेंट के बनेंगे। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है, तो इसका कुछ वेपर बनेगा। बोलो, बनेगा। तो मैंने कहा था जब वेपर बनता है तो याद करो, तो वेपर किसका बनेगा? वेपर केवल ए का बनेगा, तो पार्शियल वेपर प्रेशर केवल ए का आएगा, क्योंकि सॉल्यूट का तो कोई वेपर प्रेशर बन ही नहीं रहा है ना, तो वेपर प्रेशर किसका आएगा? सॉल्वेंट का आएगा। तो ये कितना होगा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ये? आपने तो पढ़ा ही है, ये तो होता है पी नॉट ए का। ये क्या पीबी भी बनेगा? नहीं, पीबी 0 है। क्यों? क्योंकि ये नॉन वोलेटाइल है, इसका कोई पार्शियल वेपर प्रेशर नहीं आएगा, इसके कोई वेपर ही नहीं बनेंगे। तो जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वही सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है भाई, क्योंकि सोल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट ही का वेपर बन रहा है ना। तो मैं बोल दूं वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। इसको मैं क्या बोलूँगा? इसको मैं बोल देता हूँ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट और सोल्यूशन। भाई सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बोल दो या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल दो, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर तो सॉल्वेंट का ही बन रहा है ना, तो उसको दोनों भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है। अब देखो ना, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का मतलब क्या होता है। इसको मैं आपको बहुत ही क्लियर शब्द में समझाता हूँ। तो हमने देखा कि जो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आया, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो आया पी ए इक्वल टू पी नॉट ए
काइए। अब मैं क्या करूं, अगर मैं तुमसे पूछूं काइए की वैल्यू क्या होगी, काइए क्या होगा, तो आप बोलोगे सर काइए जो हो जाएगा वो हो जाएगा पीए। चलो इसको मैं साफ साफ लिखता हूँ, दो लिखता हूँ, खिचड़ी नहीं पकानी चाहिए, खिचड़ी नहीं पकनी चाहिए। क्या नहीं पकना चाहिए? खिचड़ी। हाँ, P = P नॉट ए काइए। अब मैं तुमसे पूछूं काइए क्या होगा, तो तुम कहोगे सर ये तो हो जाएगा PA/P नॉट है। हम कहेंगे वाह भाई बहुत अच्छी बात है, PA/P नॉट है। काइए की वैल्यू यही तो होगी भाई, काइए = हो जाएगा PA/P नॉट है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं दोनों तरफ 1 से माइनस कर सकता हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड? बिल्कुल कर सकते हो। तो इधर हो जाएगा 1 - PA/P नॉट A = 1 - काइए। हाँ सर ये तो आप कर ही सकते हो। क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि भाई इस तरफ अगर मैंने 1 से माइनस किया, अगर मैंने इस तरफ 1 से माइनस किया तो मैं इस तरफ भी कर सकता हूँ। क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क पड़ता है? नहीं, बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा अब क्या होगा, हमने कहा अब तो बहुत सिंपल है यार। अगर आपको याद हो तो जब मैंने आपको मोल फ्रैक्शन पढ़ाया था, जरा अपनी यादों की बारात, इसको बोलते हैं YKB, यादों की बारात वापस लेकर के आओ। मैंने आपसे कहा था कि काइए + काइबी = 1 होता है। कहा था कि नहीं कहा था? कि अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है ना, तो अगर उसके मोल फ्रैक्शन का मैं सम कर दूं तो 1 हो जाएगा, यानी काइए + काइबी 1 होता है। ये बात आपको लर्न करके रखनी है मालिक, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर सॉल्यूशन के अंदर 2 कंपोनेंट है तो काइए + काइबी का सम 1 होगा। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि काइबी बराबर क्या होगा, तो काइबी = हो जाएगा 1 - काइए। भाई काइबी = क्या हो जाएगा? 1 - यहीं से काइए + काइबी 1 होता है, तो काइबी = क्या हो जाएगा? 1 - काइए। हमने कहा भाई एक काम करो, आप 1 - काइए की जगह पे किसको लिख सकते हो? सर यहाँ पे तो हम काइबी को लिख सकते हैं, क्योंकि 1 - काइए क्या होता है? काइबी होता है। फिर हमने कहा 1 - PA/P नॉट है, तो इसका LCM तो P नॉट ए हो जाएगा, है ना? बिल्कुल हो जाएगा सर। और ऊपर हो जाएगा P नॉट A - PA। इसको 1 - PA/P नॉट है, तो P नॉट यहाँ आ जाएगा, P नॉट A, तो P नॉट A - PA/P नॉट है। तो आपको एक रिलेशन मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक चीज़ देखो, ये जो हमारा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला आया वो क्या आया? वो आया P नॉट A - PA/P नॉट A = काइबी। अब यहाँ पे P नॉट A क्या है? P नॉट A को बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। मतलब प्योर वेपर प्रेशर का मतलब, भाई प्योर का मतलब क्या होता है? तुम बताओ बे, प्योर का मतलब क्या है? कि जब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं था, जब उसमें कोई सॉल्यूट नहीं था तब उसका जो वेपर प्रेशर था उसको बोलते हैं P नॉट A। क्या बोलते हैं? P नॉट A। यहाँ पे एक लिखा है PA, तो PA को मैं बोल देता हूँ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। जब उसमें मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो जो वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का उसको मैंने PA बोल दिया। तो एक बात बताओ, देखो पहले का जो वेपर प्रेशर था, मतलब प्योर वेपर प्रेशर था जब कोई सॉल्वेंट नहीं था, उसमें इसका कुछ वेपर प्रेशर कम हो गया है। देखो P नॉट A - PA, मतलब मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि देखो P नॉट A जो पहले का वेपर प्रेशर था उसमें से जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को वेपर प्रेशर ऐड किया तो देखो हमने माइनस किया है, मतलब लोअर हो गया वेपर प्रेशर। और इसका नाम रिलेटिव क्यों पड़ा? क्योंकि देखो नीचे हमने P नॉट A से डिवाइड किया है। तो अब ये सब बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो सिंपल सी बात याद रखो यार, जब किसी सॉल्यूशन के अंदर या किसी सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बेटा उस टाइम पे उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। मैं इस बात को लिख देता हूँ, देखो पहले P नॉट A था, जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो इसका वेपर प्रेशर P हो गया, यानी कि अब इसका जो फॉर्मूला आएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का वो P नॉट A - PA/P नॉट A हो जाएगा। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ये बोलता है कि जब किसी सॉल्यूशन के या जब किसी सॉल्वेंट के अंदर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हो तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, ये बात ही बोलता है कि आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल मतलब जिसके वेपर बन ही नहीं रहे हैं। भाई जिसके वेपर नहीं बन रहे हैं अगर वो आ गया तो भैया ऑब्वियस सी बात है ना, इसका वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। अब वो कैसे कम हो जाएगा मैं आपको भी समझा दे रहा हूँ। आफ्टर एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लोअर्स, कम हो जाता है, और इसे ही बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब वो कैसे कम होता है मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये हमारा एक बीकर है
और इसमें मैंने पहले पानी लिया था, प्योर पानी था। अभी इसका जो वेपर प्रेशर था इसको मैं पी नॉट ए बोलूँगा। लेकिन बेटा जब मैंने इसमें कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया, पानी एक सॉल्वेंट है तो सॉल्वेंट को मैं बी से दिखाता हूँ, और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसको मैंने किससे दिखाया, उसको मैंने दिखाया है ए से। ये क्या है, ये हमारा सॉल्यूट है। तो एक बात बताओ, पहले जब ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं था तो इसकी सरफेस पे केवल बी थे, केवल सॉल्वेंट था, है ना, तो इसके वेपर आसानी से बन जाते थे। लेकिन जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो इसके सरफेस पर ए भी आ गए, मतलब इसकी सरफेस पे सॉल्यूट भी आ गए। तो पहले इसके सरफेस पे केवल सॉल्वेंट था तो जितने सॉल्वेंट थे उसके वेपर बन जा रहे थे। लेकिन जब मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसकी सरफेस पे कौन आ गया, इसकी सरफेस पे हमारे वो भी आ गए, कौन, सॉल्यूट भी आ गए। अब देखो दो ए हैं दो बी भी, पहले केवल बी ही थे सरफेस पे, अब ए भी आ गए। तो मतलब इसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो गया, इसका वेपर प्रेशर कम हो गया, लोअर हो जाएगा। अब वेपर केवल बी के बनेंगे, पहले सरफेस का ही वेपर बनता है ना, सरफेस के मॉलिक्यूल ही वेपर में जाते हैं। तो आप एक बात बताओ, अब इसके सरफेस पे दो ही भी है ना, तो ऑब्वियस सी बात है ना, इसका वेपर प्रेशर तो कम हो जाएगा। तो वही बताता है। अब मैथमेटिकली इस चीज़ को रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में हमने प्रूफ कर दिया कि भाई पहले का जो वेपर प्रेशर था वो पी नॉट ए था। अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो उसके जो वेपर प्रेशर आई पी नॉट ए माइनस पी हो गया। और रिलेटिव मतलब उसको पी नॉट ए से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो रिलेटिव लोअरिंग हो गया वेपर प्रेशर में। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करके रखना है भाई। हमने पढ़ा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू काई बी। हमने यही तो पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा है सर। अब मैं तुमसे ये कहने जा रहा हूँ, अराउंड 90% ऑफ द टाइम क्या होता है, हम लोग सॉल्यूशन को बहुत डाइल्यूट मानते हैं। सॉल्यूशन को क्या मानते हैं, बहुत डाइल्यूट मानते हैं। तो भाई ये तो फार्मूला है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का, ये आपने पढ़ लिया है। अब देखो भाई 90% केसेस में क्या होता है, ये आपको ये बात याद रखनी है कि इफ़ दिस सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है। डाइल्यूट होने का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप कोई सॉल्यूशन डाइल्यूट तब होता है, जैसे मान लो जब उसमें सॉल्यूट कम हो और सॉल्वेंट ज़्यादा हो, पानी ज़्यादा हो सॉल्यूट कम हो, है ना, मतलब कुल मिलाकर सॉल्वेंट ज़्यादा हो। सॉल्वेंट अगर ज़्यादा है सॉल्यूट बहुत कम है, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जो सॉल्वेंट के कंपैरिजन में सॉल्यूट अगर बहुत कम है, जैसे मान लो आपने एक गिलास पानी लिया उसमें 1 चम्मच चीनी डाले तो भी हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है। लेकिन अगर आपने 6 चम्मच चीनी डाल दिया तो सॉल्यूशन हमारा कंसनट्रेटेड हो जाएगा। तो अगर हमारा सॉल्यूशन डाइल्यूट है तो सॉल्यूशन को डाइल्यूट बोलने का मतलब क्या है, सॉल्यूशन को डाइल्यूट बोलने का मतलब ये है बेटा कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। Na मतलब सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या है, ए को किससे दिखाते हैं, सॉल्वेंट से दिखाते हैं। सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट को हम लोग ए बोलते हैं। देखो सॉल्वेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको अगर याद हो तो मैंने आपको क्या बताया, सॉल्वेंट को हम लोग ए बोलते हैं, ठीक है। तो अगर हमारा सॉल्वेंट ज़्यादा है, इफ़ सॉल्वेंट इज मोर, ये कब होता है, जब हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट होता है, तो हमारा सॉल्वेंट बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू सॉल्यूट। एन मतलब सॉल्यूट। तो अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तो सॉल्वेंट ज़्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा। तो इस केस में क्या होता है, अगर आपको याद हो मैंने कहा था काई बी क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालते हैं, इसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, मतलब अपॉन Na प्लस Nb। पर एक बात बताओ, अगर मैं इसको खोल के लिखूँ तो होना चाहिए पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू काई बी, होना तो ये चाहिए। और काई बी की जगह पे क्या होना चाहिए, काई बी बराबर होता है एन बी अपॉन Na प्लस Nb। पर देखो अब सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट हो गया है, सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो इस केस में Nb क्या हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। क्योंकि अगर हमारा Na इज मच ग्रेटर देन Nb है, अगर हमारा सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है मतलब सॉल्वेंट ज़्यादा है, तो इस केस में हम इग्नोर करते हैं, बी इग्नोर Nb, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो मुझे आपको यही बात बतानी थी। तो 90% ऑफ द टाइम जब आपका सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा तो आपको सीधा एक फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला, ये होता है पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू Nb अपॉन Na। सीधा ये फार्मूला आपको लगाना है और इससे आपके सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन माना जाता था, लेकिन इसको मैं बहुत आसानी तरीके से बताऊंगा। देखो इसमें बोला गया इफ 8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट, बेटा नॉन इलेक्ट्रो सॉल्यूट का मतलब होता है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो जैसे मान लो एक बीकर हमने लिया, क्या लिया, एक बीकर लिया। इस बीकर में हमने क्या किया है,
8 ग्राम नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डाला है, यानी इसके अंदर हमने 8 ग्राम सॉल्यूट डाला है। किसको डाला है बेटा? 8 ग्राम सॉल्यूट डाला है। अब यहाँ पे जो सॉल्यूट है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये नॉन वोलेटाइल है। इसको किस में डाला है? 114 ग्राम एन ऑक्टेन में। मतलब यहाँ पे जो सॉल्वेंट है हमारा वो क्या है? यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है वो एन ऑक्टेन है। एन ऑक्टेन क्या है? एक तरीके का सॉल्वेंट है जिसमें हमने 114 ग्राम सॉल्यूट को डाल रखा है। और इसका जो मोलर मास है ये कितना डाला है? एन ऑक्टेन ये 114 ग्राम है, 114 ग्राम है। और ये यहाँ पे क्या है? ये हमारा सॉल्वेंट है, ये तो वोलेटाइल है। पर ये जो हमारा 8 ग्राम सॉल्यूट है ये हमारा कैसा है? ये हमारा नॉन वोलेटाइल है। तो एक बात बताओ, सॉल्यूट को हम लोग किससे दिखाते हैं? इसको तो हम लोग B से दिखाते हैं, और सॉल्वेंट को इसको तो हम लोग A से दिखाते हैं। हमने कहा बिल्कुल सही बात है। तो कह रहे हैं कि जब हमने इसको डाला 8 ग्राम सॉल्यूट को जो कि नॉन वोलेटाइल था, तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो गया। और कितना हो गया? तब जो इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है उसको मैं PA बोल देता हूँ, वो कितना हो गया? रिड्यूस टू 80%। मतलब ये हो गया, पहले जो इसका प्योर का वेपर प्रेशर था उसका 80% हो गया। ये लाइन बड़ी अच्छी है, इसी लाइन में बच्चों को प्रॉब्लम हुई थी। कह रहे जब इसको हमने डाल दिया इस नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को, तो इसका जो वेपर प्रेशर है रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। मतलब इसका जो वेपर प्रेशर था रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। इसको डालने के बाद मतलब जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो रिड्यूस हो गया 80% ऑफ P0 है। इस लाइन का मतलब ये है। अब एक बात बताओ यार, 80% ऑफ P0 का मतलब क्या है? इसका मतलब 80/100 इंटू 80/100 P0। 80/100 P0 को क्या मैं बोल सकता हूँ? PA इक्वल टू, इसको क्या मैं बोल सकता हूँ? 0.8%, 0.8 P0A। बोलो भाई, यहाँ पे देखो देखो देखो, कह रहे हैं इसका जो वेपर प्रेशर है वो 80% ऑफ P0A हो गया। मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है मेरे भाई कि इसका जो वेपर प्रेशर है 80% ऑफ P0A, मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया 80/100 P0A। 0 से 0 कट गया, 8/10 इसको भी बोल सकता हूँ 0.8 P0A। तो कितना हो गया? ये जो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन हो गया वो 0.8 P0A हो गया। अब क्वेश्चन क्या पूछे मोलर मास बताओ सॉल्यूट का। ये जो सॉल्यूट है इसका मोलर मास कितना है ये हमको बताना है। तो देखो डरो मत, पहली बात तो डरो मत, है ना? पहली बात तो डरो मत, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। अब आओ दिखाते तुम्हें कैसे आसान है। हमने कहा रिलेटिव लोडिंग का फार्मूला लगाओ। क्या होता है? P0A माइनस PA अपान P0A इक्वल टू काई B। यही तो पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है सर। अब एक चीज़ नोटिस करो, सॉल्यूट तो हमारा 8 ग्राम है लेकिन हमारा सॉल्वेंट 114 ग्राम है। मतलब यहाँ पे भी वही है। इस केस में हमारा सोल्यूशन क्या है? इस केस में हमारा सोल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे भाई हमको पता है P0A माइनस PA अपान P0A होता है इक्वल टू काई B। अब इस केस में सॉल्यूट 8 है लेकिन सॉल्वेंट 14 है, तो क्या मैं काई B हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ P0 माइनस PA अपान P0A इक्वल टू काई B को क्या मैं बोल सकता हूँ? NB इसके मोल्स अपान Na। भाई होना तो चाहिए Na प्लस NB, पर क्योंकि सोल्यूशन हमारा बहुत डाइल्यूट है तो मैं NB को इग्नोर कर दूंगा, तो ये हो जाएगा NB अपान Na। एक बात बताओ मेरे भाई, PA की वैल्यू कितनी निकाली है? सर हमने कहा P0A तो P0 ही है, पर जो PA हो गया सॉल्यूट को ऐड करने के बाद वो कितना हो गया? PA की वैल्यू है 0.8 P0A। तो क्या मैं यहाँ पे इसको माइनस कर दूंगा 0.8 P0A से? बिल्कुल माइनस कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 0.8 P0A, डिवाइड कर देंगे P0A से, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा NB अपान Na। हमने कहा NB कितना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है? सॉल्यूट के कितने मोल्स हैं क्या हम बता सकते हैं? तो हमने कहा सॉल्यूट के अगर आपको मोल्स निकालने हैं, NB निकालना है, किसी के भी मोल्स निकालने होते तो उसके गिवन मास जो कि 8 है और इसका मोलर मास यही तो हमको निकालना है। तो इसके मोलर मास को मैं m मान लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 8/m। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8/m। हमने कहा आप बताओ सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं? तो हमने कहा सॉल्वेंट के कितने मोल्स हैं मैं आपको बताता हूँ। 114 ग्राम सॉल्वेंट है और जो एन ऑक्टेन का मोलर मास होता है वो भी 114 होता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर मैं Na निकालूँ, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट मोल्स ऑफ सॉल्वेंट निकालूँ, तो कितना हो जाएगा? गिवन मास वो भी 114 है और क्वेश्चन में गिवन है इसका मोलर मास भी 114। तो मतलब इसके जो मोल्स आएंगे वो 1 हो जाएगा। इसके मोल्स कितने आएंगे? 1 होंगे। तो हमने कहा Na कितना हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा। अब देखो भाई PA में से 0.8 P0A घटाओगे तो ये हो जाएगा 0.2 P0A अपान P0A इज इक्वल टू 8/m। एक बात बताओ, P0A से तो P0A कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? तो हमने कहा ये हो जाएगा
ये हो जाएगा m इंटू 0.2 इज इक्वल टू 8। तो हमने कहा m इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 8/0.2। तो हमने कहा ये क्या हो जाएगा, तो हमने कहा ये हो जाएगा 40, यानी इसका जो मोलर मास आएगा वो 40 आएगा। इसको आप लोग सॉल्व को पॉइंट रहोगे 0 आ जाएगा, 240 जा, तो यानी कि 40 आ जाएगा। तो इसका मोलर मास कितना आ गया, इसका मोलर मास आ गया 40 kg पर मोल, है ना। इसका जो मोलर मास आ गया कितना आ गया, 40 आ गया। तो 40 जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत आसान था यार, एक बार इसको आप लोग फिर से देख लेना, बहुत आसान क्वेश्चन था, बस केवल लैंग्वेज में फंसाया है। अब बात करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब जब भी कभी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाती है। अब पहले तो समझो कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो भाई, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पे लिक्विड सॉल्वेंट के, देखो जैसे मान लो, इसको मैं आपको समझाता हूँ, पहले इसको मैं बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे मान लो एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमारी लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इसको हीट करने जा रहा हूँ। तो जब मैं इसको हीट करूँगा, जब मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो क्या होगा, जब मैं इसको हीट करूँगा तो हीट करने पे क्या होता है, हीट करने पे इसके टेम्परेचर लिक्विड की बढ़ती है तो इसके वेपर्स बनने लगते हैं। क्या बनने लगते हैं, वेपर्स बनने लगते हैं। और अगर तुम्हें याद हो तो जो हमारी गैसेस हैं ऊपर एटमॉस्फेयर में, वो भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाती हैं और उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना प्रेशर बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस लिक्विड के ऊपर कुछ ना कुछ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, वो जितनी भी गैसेस हमारे एटमॉस्फेयर में वो लगा रही हैं उसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कितना लगता है, 1 atm का। और जब हम इसको हीट करते हैं तो इसके जो वेपर बनते हैं वो भी कुछ प्रेशर लगाते हैं और उस प्रेशर को बोलते हैं हम लोग वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। भाई इसके वेपर बनेंगे तो भी कुछ ना कुछ प्रेशर लगाएंगे। तो हमने कहा अगर इसका टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री सेल्सियस है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे मान लो जो इसका वेपर प्रेशर हुआ वो हुआ 0.4 atm, है ना। ओवरऑल ये भी तो प्रेशर है तो ये भी एटीएम में होगा। फिर मान लो मैंने टेम्परेचर को और बढ़ाया, मैंने इसको 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। अब इसका वेपर प्रेशर हो जाएगा मान लो 0.8 atm। अब मैंने इसको मान लो 100 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो अब इसका मान लो वेपर प्रेशर हो गया 1 atm। तो एक बात बताओ, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि वो टेम्परेचर जिस पे जो लिक्विड का, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए उसे ही बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। मतलब देखो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो वेपर प्रेशर है इस लिक्विड का वो भी कितना हो गया, वो 1 atm हो गया। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कितना होता है, 1 atm। तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो क्या होता है, लिक्विड के वेपर प्रेशर बढ़ती है और वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर at which the vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, उसी को क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। लेकिन आप पूरी कहानी को समझो, ये होता है बॉइलिंग पॉइंट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलने का मतलब मेरा ये है कि जब भी मैं किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूँगा, जैसे मान लो ये हमारा एक सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक सॉल्वेंट है। अब इस सॉल्वेंट के अंदर अगर मैंने किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो बेटा जैसे आपने देखा था इसका वेपर प्रेशर कम हो जाता था ना, जैसे आपने देखा था उसका वेपर प्रेशर कम हो जाता था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मैं B से दिखाता हूँ, सॉल्वेंट को हम लोग A से दिखाते हैं। आप समझो कि पूरी कहानी यहाँ पे क्या होगी। जैसे ही मैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करूँगा, मैं एक चीज़ ऑब्जर्व करूँगा। मैं क्या ऑब्जर्व करूँगा, मैं देखूँगा कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि पहले इसको बॉयल कराना आसान था क्योंकि इसकी सरफेस पे केवल सॉल्वेंट ही थे। लेकिन अब इसकी सरफेस पे सॉल्यूट भी आ गए हैं। क्या आ गए हैं, सॉल्यूट भी आ गए हैं। तो जब सॉल्यूट आ गए हैं तो सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है, इनके वेपर नहीं बनेंगे। तो जब इनके वेपर नहीं बनेंगे भाई, तो हम तो चाहते हैं ज़्यादा वेपर बने ना, क्योंकि ज़्यादा वेपर बनेंगे तो जल्दी ज़्यादा वेपर प्रेशर होगा, तो जल्दी कम ही टेम्परेचर पे हमारा जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो 1 atm हो जाएगा। लेकिन जब हमारे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आ जाते हैं तो जानते हो क्या होता है, तो इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है। तो अगर अभी मान लो पहले ये 100 डिग्री सेल्सियस पे अगर इसका वेपर प्रेशर 1 atm हो जाता था, तो अब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ना हो करके अब ये मान लो
100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, मान लो 110 डिग्री सेल्सियस, या तब जाकर के इसका वेपर प्रेशर 1 atm होगा। तो कुल मिलाकर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ये बोलता है कि भाई जब भी कभी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर हो जाता है वो हमारा बढ़ जाता है, क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आते हैं तो हमको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। अब इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा टेम्परेचर पे अचीव होती है। तो यही होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होता है, तो हमारी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो बढ़ जाती है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है भाई, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाती है, और इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे बढ़ता है, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊँगा। जैसे मान लो पहले 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे हमारा 0.2 atm मान लो वेपर प्रेशर बना। अब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, हम देखेंगे कि इसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे हम देखेंगे कि इसका वेपर प्रेशर बढ़ता जाएगा, और जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उस टाइम पे जो इसका वेपर प्रेशर होगा वो कितना होगा, उस टाइम पे इसका वेपर प्रेशर 1 atm होगा। ये किसकी बात है, ये बात है हमारी प्योर सॉल्वेंट की। जब हमारा सॉल्वेंट प्योर था, इसमें कोई भी सॉल्यूट नहीं था, तो ऐसा ही होता था कि जब इसके टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस कर देते थे लिक्विड की, तो हमारी जो वेपर प्रेशर हो जाती थी 1 atm हो जाती थी, यानी इस बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाता था। लेकिन जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो क्या हुआ, तो ये बात नहीं रही। अब क्या हुआ, अब इसकी जो वेपर प्रेशर है वो उसको 1 atm करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। यानी अब ये और नीचे से लाइन स्टार्ट होगी, अब हमको ज़्यादा क्या देना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। पहले 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाती थी, लेकिन अब इतना वेपर प्रेशर करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। लेट सपोज हमको 110 डिग्री सेल्सियस देना पड़ता है। तो आपने देखा ये इतना हमारी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, हमारा इतना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई, इसे बोल देता हूँ डेल्टा TB। हमारी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। पहले बॉइलिंग पॉइंट कितनी हो जाती थी, 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसको बोल देता हूँ TB इनिशियल। और अब बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, अब जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट है वो कितनी हो गई है, अब वो हो गई है हमारी 110 डिग्री सेल्सियस पे, है ना। अब मान लो और सॉल्यूट को ऐड करूँ तो और हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। मतलब जैसे जैसे आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते जाओगे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ती जाएगी। तो ये जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही है, कितनी बढ़ गई है, हमने कहा है डेल्टा TB बढ़ी है। कितनी बढ़ी है, डेल्टा TB। अब डेल्टा TB किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोलालिटी के। मोलालिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो जितना ज़्यादा आप सॉल्यूट बढ़ाते जाओगे उतनी इसकी डेल्टा TB की वैल्यू बढ़ती जाएगी, है ना, उतनी डेल्टा TB की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो ये किसका बॉइलिंग पॉइंट है, ये हमारा सोल्यूशन की बॉइलिंग पॉइंट। किसकी, सोल्यूशन की, जिसमें क्या है, जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो हमारी डेल्टा TB की वैल्यू बढ़ेगी। अब बेटा यहाँ पे ना एक काम करें हम, अगर इसकी प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं KB। क्या बोलते हैं, KB। तो एक फार्मूला याद रखना, डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M। डेल्टा TB मतलब क्या होता है, पहले जो बॉइलिंग पॉइंट थी उसको बोलेंगे इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट TB, और बाद में इसकी जो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगी उसको बोलेंगे T फाइनल। तो ये बात आपको याद रखना है। तो डेल्टा TB क्या हो जाएगा, इसको मैं बोल सकता हूँ TB फाइनल माइनस TB इनिशियल। तो ये सब आपको पता है। बस यहाँ पे आपको ये बात याद रखनी है कि डेल्टा TB क्या है, ये चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ, ये है। और बेटा यहाँ पे M क्या है, स्मॉल m क्या है, स्मॉल m को बोलते हैं मोलालिटी। क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं मोलालिटी। और यहाँ पे जो KB है ना, KB को हम लोग बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसको हम लोग बोल सकते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसको हम लोग इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो KB को हम लोग मोलल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। KB का एक फॉर्मूला होता है, आप लोग इसको याद कर सकते हो, होता है mR/TB² डेल्टा H वेपोराइजेशन। कुल मिलाकर यार ये फार्मूला उतना काम नहीं आएगा, एक बार सरफरी नज़र से देख लो। KB क्या होता है, KB होता है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका एक फॉर्मूला NCERT में गिवन है, तो मैंने कहा लिख देता हूँ। ऑल्दो इसका यूज़ बहुत कम आता है, याद करने को बहुत आसान है। mR/TB² डेल्टा H वेपोराइजेशन 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। KB इक्वल टू mR/TB² 1000 इंटू डेल्टा H वेपोराइजेशन। इसके ऊपर एक क्वेश्चन
कभी पूछा गया था, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, पर आप एक बार सरसरी नज़र से देख लो, है ना, बहुत आसान होता है, ये क्वेश्चन में करवा दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे, फिर मैं क्वेश्चन कराऊंगा। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, पहले तो समझो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। देखो भाई, जब हम किसी चीज़ को फ्रीज करते हैं तो फ्रीज करने के लिए हमें ना उसका टेम्परेचर कम करना पड़ता है। जैसे मान लो किसी लिक्विड को फ्रीज करना है, तो लिक्विड अगर आपको फ्रीज करना है तो लिक्विड को हम क्या करते हैं, फ्रीजर में रख देते हैं। फ्रीजर क्या करता है, उसके टेम्परेचर को कम कर देते हैं। तो जैसे मान लो कोई लिक्विड है और इस लिक्विड को हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है, इस लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे मान लो पानी है, इसको आइस में कन्वर्ट करना है, तो इसके टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को कम कर देते हैं, है ना। तो अब एक बात समझो मेरी, जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा क्या होता है लिक्विड के अंदर कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। पहले तो लिक्विड था, अभी सॉलिड में कैसे कन्वर्ट हो गया, जब हम टेम्परेचर कम करते हैं ना, तो इनकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो जानते हो, वो बढ़ने लगती है और ये सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाती है। तो कोई भी लिक्विड कि जब फ्रीजिंग पॉइंट आती है, मतलब वो जो सॉलिड में कन्वर्ट होता है, तो जितना सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उतना अगर मैं लिक्विड में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कर दूं तो वो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको करने का एक ही तरीका है, आप टेम्परेचर को कम कर दो। तो जब किसी चीज़ को फ्रीज करते हैं, उसका टेम्परेचर कम करते हैं, तो जो लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वही सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाती है। वाह सर, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए, इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हम लोग ना इसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के टर्म्स में नहीं दिखाते, इसको वेपर प्रेशर के टर्म्स में बताते हैं। वही मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड की सेम हो जाए सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने कहा अगर लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सेम हो जाएंगी तो उनका वेपर प्रेशर भी सेम हो जाएगा। तो मतलब जो हम टेम्परेचर कम करेंगे तो लिक्विड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बराबर हो जाएगी सॉलिड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो मैं इसको ऐसे भी तो बोल सकता हूँ कि लिक्विड की जो वेपर प्रेशर होगी, है ना, वो बराबर हो जाएगी सॉलिड के वेपर प्रेशर की, है ना। तो उसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट इज दोज टेम्परेचर, फ्रीजिंग पॉइंट इज दैट टेम्परेचर at which जिस पे क्या होता है, at which the vapor pressure of liquid solvent become equal to वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड सॉल्वेंट। हमने कहा भाई फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब ये है कि भाई आप किसी चीज़ को फ्रीज करना है तो टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगी। तो वो जो भाई लिक्विड जब टेम्परेचर कम करते हो तो लिक्विड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ती है। अब अगर उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बराबर हो जाएगी तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से है तो वेपर प्रेशर सेम होगा, यानी वो टेम्परेचर जिस पे लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, लिक्विड सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है सॉलिड सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट ये कितनी पे होती है, ये होती है जनरली 0 डिग्री सेल्सियस पे, आप सबको पता है। अब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या है, जब बेटा हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं, ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो आपको भी बताऊँ क्या होता है ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आपको बात याद रखनी है, जो फ्रीजिंग पॉइंट होती है वो कम हो जाती है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीजेस, फ्रीजिंग पॉइंट लोअर्स या डिक्रीजेस। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीजिंग पॉइंट नहीं होगी, अब 0 से कम पे होगी। ऐसा क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। जब भी मैं कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करता हूँ तो देखो भाई क्या होता है, मान लो ये इसे बोल देता हूँ मैं। देखो आपको ये बात समझनी है कि जो हमारी, पहले तो मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इधर है हमारा वेपर प्रेशर, ये क्या है भाई, इधर हमारा वेपर प्रेशर और इधर है हमारा टेम्परेचर, ठीक है। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझो। पहले जब हमारा केवल लिक्विड था, जब केवल लिक्विड सॉल्वेंट था, तो जानते हो क्या होता था, जब केवल लिक्विड सॉल्वेंट था तो देखो क्या होता था। देखो ये जो हमारा है, ये है हमारा सॉलिड का वेपर प्रेशर। सॉलिड का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ना जो ग्राफ है बहुत ही स्टीपर बनता है। तो ये किसका है, ये हमारा सॉलिड का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ। ये किसके लिए है, सॉलिड का है। मतलब सॉलिड का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में अगर ग्राफ बनाऊं तो ये ऐसा बनेगा, बहुत ही स्टीपर होता है। और ये होता है लिक्विड का,
लिक्विड का वेपर प्रेशर, यानी जो हमारा प्योर सॉल्वेंट था, जब हमारा प्योर सॉल्वेंट था तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो क्या है, वो कुछ ऐसा है। जब उसमें हमने उसमें कोई भी क्या नहीं ऐड किया है, जब हमने कोई भी उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट नहीं ऐड किया है। लेकिन जब मैं इसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करूँगा तो भाई देखो पहले, अब देखो हमने कहा फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जब इस सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर है, यानी इस पॉइंट पे जो सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और ये जो सॉलिड का वेपर प्रेशर इस पॉइंट पे बराबर हो गया। बराबर कितने पे हो, 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो इस पॉइंट पे हमको क्या मिल गई, फ्रीजिंग पॉइंट। देखो भाई ये हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का ग्राफ है। सॉलिड का जो ग्राफ होता है वो थोड़ा और स्टीपर होता है। तो देखो एक कॉमन टेम्परेचर पे, इस टेम्परेचर पे जो हमारा सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है और जो हमारा सॉलिड का वेपर प्रेशर है वो सेम हो गया, मिल गया एक पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। ये कितने पे मिलती थी, 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन भाई जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया तो हमने नोटिस किया कि अब जो हमारी सोल्यूशन का वेपर प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ ग्राफ बन रहा है वो कुछ ऐसा बन रहा है और नीचे से बन रहा है। तो पहले यहाँ पे मिल जाती थी इस पॉइंट पे, अब ये इस पॉइंट पे मिल रही है। यानी अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर है वो इस सॉलिड का वेपर प्रेशर, इस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो अब इसकी फ्रीजिंग पॉइंट यानी TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, वहाँ पे TB था, TB मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अब इसकी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 से और कम हो गई। तो मतलब हमारी जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन हो गया। पहले 0 पे हो जाती थी, अब क्या हो गई, अब और कम हो गई। अगर मैं और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालूँ तो और ये कम हो जाएगी, 0 से और कम हो जाएगी। तो यानी ये जो हमारी डेल्टा TB नहीं, ये जो हमारी डेल्टा TF है, डेल्टा TF है, TF मतलब फ्रीजिंग पॉइंट। ये जो हमारा डेल्टा TF है, कितना हमारी फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगी, कितना डिप्रेशन होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलालिटी के, जितना आप सॉल्यूट को ऐड करोगे। भाई जितना सॉल्यूट को ऐड करोगे उतनी हमारी वेपर प्रेशर होगी और जो हमारी टेम्परेचर होगी उनकी जो, भाई ये पॉइंट हमारा बढ़ता जाएगा, मतलब उतनी डिप्रेशन हो जाएगी फ्रीजिंग पॉइंट में। अब अगर मैं बेटा डेल्टा TF को यहाँ पे मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊँ तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट आता है KF को बोलते हैं बेटा मोलर डिप्रेशन कॉन्स्टेंट, और इसको बोला जाता है क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट। ये बात आपको याद रखना है कि KF को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। जैसे TB होता था mRTB² × डेल्टा H वेपोराइजेशन, वैसे KF होता है mRTF² × डेल्टा H वेपोराइजेशन। इसको उतना याद नहीं रखना है, पर ये जो ग्राफ है इसको आपको याद रखना है कि भाई अब जो हमारी वेपर प्रेशर है, अब जो हमारी बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो गई, वो हमारी जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गई। अब जैसे क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दी फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF ऑफ बेंजीन इज 5.12 kg पर मोल। ये हमसे क्या बोला है, ये हमसे बोला है KF की वैल्यू हमको गिवन है। गिवन क्या है भाई, क्वेश्चन बहुत आसान है भाई। KF की वैल्यू हमको गिवन है, कितनी गिवन है, KF की वैल्यू गिवन है 5.12 kg पर मोल। कितनी गिवन है, 5.12 किलो kg पर मोल, ये तो गिवन है, किलो kg पर मोल। ठीक है सर। फिर हमने कहा थी फ्रीजिंग पॉइंट फॉर द सोल्यूशन ऑफ मोलालिटी 0.78 मोल। इसकी जो मोलालिटी है वो भी हमको गिवन है, कितनी गिवन है, 0.078। बहुत आसान है यार, देखो 5.12 किलो kg पर मोल और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सोल्यूशन ऑफ मोलालिटी 0.78 मोलालिटी इसकी गिवन है। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है भाई कि आप मुझे बताओ फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा TF बताओ। क्या बताओ, डेल्टा TF बताओ, डेल्टा TF। क्या हो गया इसको, अरे क्या हो गया भाई, मक्खी आ गई क्या। हमसे पूछ रहे डेल्टा TF बताओ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन बताओ। तो डेल्टा TF क्या होता है, ये होता है KF × M। तो जो हमारी KF है उसको आप मोलालिटी से मल्टीप्लाई कर दो, मोलालिटी भी हमको गिवन है, KF भी हमको गिवन है, तो हमारा डेल्टा TF मिल जाएगा। बहुत आसान सवाल है, कर लो आप घर पे। हमको सब कुछ गिवन था, KF गिवन था, मोलालिटी गिवन था। बच्चे क्वेश्चन की लैंग्वेज से डरते हैं जबकि है कुछ नहीं इसमें। देखो कितना आसान है। इफ मोलालिटी ऑफ डाइल्यूट सोल्यूशन इज डबल्ड, ये कह रहे हैं कि अगर हम मोलालिटी को डबल कर दें, मोलालिटी को हम लोग डबल कर दें तो बताओ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट पे क्या फ़र्क पड़ेगा, यानी KF पे क्या फ़र्क पड़ेगा, KF पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मोलालिटी को मैं डबल कर दूँ। तो एक बात बताओ, KF का फार्मूला क्या होता है सर, KF का जो फार्मूला होता है mRTF² अपॉन 1000 × डेल्टा H वेपोराइजेशन। अब बताओ क्या इसमें कोई मोलालिटी आता है, कोई मोलालिटी का टर्म है, ये मोलालिटी है यार, कोई मोलालिटी है, स्मॉल m है यहाँ पे, नहीं है। तो जब इस फार्मूले में स्मॉल m नहीं है तो जो KF है यानी जो हमारा
के एफ की वैल्यू है, क्या मोलैलिटी पे डिपेंड करेगी? नहीं डिपेंड करेगी। आप मोलैलिटी को कितना भी चेंज कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? के एफ में तो कोई के एफ के फार्मूले में तो कोई मोलैलिटी का टर्म है नहीं, तो ये डबल नहीं होगा, ये डबल नहीं होगा, ये अनचेंज रहेगा। मोलैलिटी के डबल करने से के एफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये क्या रहेगा भाई? ये अनचेंज रहेगा। तो सर डबल क्या हो जाएगा? हमने कहा भाई डबल हो जाएगा डेल्टा टी एफ। टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। अगर आप मोलैलिटी को डबल करोगे तो टी एफ डबल होगा, के एफ थोड़ी डबल होगा, है ना। के एफ का तो फार्मूला होता है mRTF² 1000 × डेल्टा एच वेपराइजेशन। तो इस चीज़ के लिए यार वो फार्मूला याद कर लो, बस ऐसे लल्लू पंजू सवाल करने के लिए वो फार्मूला कर लो। एट 100 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन इतना है भाई, है ना। 100 ग्राम ऑफ वाटर इज इतना। अब ये क्वेश्चन है भाई, ये होमवर्क है, अगेन बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसको कर सकते हो, है ना। बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, मतलब डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम से ही हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो कितना आसान टॉपिक था, बहुत ही मज़ा आया मुझको। आई होप आपको एक कॉन्फिडेंस आया होगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। अब हमारा बचा हुआ है ऑस्मोटिक प्रेशर, वान हाफ फैक्टर और आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसको हम अगले लेक्चर करेंगे। लास्ट लेक्चर हमारा होगा, एक लेक्चर में और लूँगा जिसमें मैं सारे कंसेप्ट को क्लियर करूँगा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और आप में से जो भी बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर देगा सबसे पहले, इस क्वेश्चन का आंसर देगा सबसे पहले, इस क्वेश्चन का आंसर आज ही अगर कमेंट करता है, तो देखो भाई, मैं ये जो आईफोन है, मैं सच कह रहा हूँ, इस आईफोन को मैं गिफ्ट कर दूंगा। ये आईफोन है ना, इस आईफोन को मैं गिव वे करना चाहता हूँ। मैंने इसको चला लिया है, मेरा मन भर गया है, तो मैं इस आईफोन को डोनेट कर दूंगा, है ना। जो बच्चा इस क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर, कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि लेक्चर खत्म होने के बाद 5 मिनट के अंदर अगर कोई बच्चा इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कमेंट में रिस्पॉन्ड कर देता है, तो मैं उसे ये आईफोन दे दूंगा, आईफोन पूरा दे दूंगा। आईफोन का गिव वे कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसको बहुत चला लिया है, ये खत्म हो चुका है, तो मैं इसको भाई खत्म होने का मतलब चल रहा है भाई, देखो ऑन है, ठीक है, तो ऑन होता है, चल रहा है, इसका गिव वे कर दूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।